हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 6 मार्केट्स के अंदर पार्ट 3 हम लोग बात करने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स and its meaning we are going to discussing in this video. After that we are discussing oligopoly, its meaning and its characteristics. Okay, now we are discussing about the monopolistic competition. In reality, if we think, in reality if we see, in the entire world there is no perfect marketing competitive market, or it may be monopoly market, or not available in the world. Both are mixed together. We can see so many countries, we can see so many markets in the world, even in India. Both perfectly and monopoly marketings are mixed with together, work with together. There is coexistence of partially monopoly and partially perfect competition in the markets. So we are concluded that these two, if work together, if these two coexistence in together, then that type of a market is known as a monopolistic competitive market. अगर हम देखा जाएगा तो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी कोई भी जगह पे परफेक्ट मार्केटिंग या मोनोपोली मार्केटिंग अलग अलग नहीं है। आजकल हर देश के अंदर हम देखा जाएगा तो पहले ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या मोनोपोली मार्केट होता था, लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो ऐसा कोई मार्केट, एक मार्केट अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मार्केट्स मिक्स में अपन को दिखाई देता है, जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो उसका डेफिनेशन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट है कौन कौन किस तरह का डेफिनेशन दिया है। दो तरह का इकोनॉमिस्ट है जो इसके बारे में डेफिनेशन दिया है। हम बहुत सारे लोग दिया हुआ है, लेकिन हम लोग दो लोगों के बारे में इधर बात करते हैं। प्रोफेसर कैम्बरलिन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और परफेक्ट मोनोपोली कोएग्जिस्ट इन ए मार्केट नोन एज ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मतलब जिस जगह पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और जिस जगह पे परफेक्ट मोनोपोली मार्केट, दोनों अगर साथ में एक ही जगह पे अगर होता है तो उस तरह का मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। वैसे ही श्रीमती रॉबिन्सन इज ऑल्सो एक्सप्लेन इट इफ ईच फॉर्म एस्टेब्लिशेस मोनोपोली एंड ऑल्सो कम्पीट्स एट द सेम टाइम। मतलब हर एक फॉर्म मोनोपोली भी होगा और मोनोपोली के साथ साथ कम्पीट भी होगा एक दूसरे के साथ, देन इट इज नोन एज ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये डेफिनेशन है। इसका मीनिंग में अगर हम आते हैं, व्हाट इज ए मोनोपोलिस्टिक? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैरेक्टराइज एन इंडस्ट्री इन विच मेनी फॉर्म्स ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर सिमिलर बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो है जहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलता है हर फॉर्म प्रोडक्ट को ऑफर करती है, सर्विसेज को ऑफर करती है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिमिलर होगा बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट होता है। इस तरह का मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम लोग बोलते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इज द लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड सेलर्स एंड बायर्स भी हम लोग दे सकते हैं। न्यूमरस सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन, हम देखते परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स रहते थे और मोनोपोली में सिर्फ ओनली वन सेलर होता था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक अगर हम देखेंगे जिसके अंदर जो है मेनी सेलर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स अपन को देखने के लिए मिलेगा, मेनी सेलर्स अपन को देखने के लिए मिलेगा। इधर हम देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारे सेलर्स भी होंगे और बहुत सारे बायर्स भी होंगे। तो सेलर्स एंड बायर्स दोनों जगह पे अपन को देखने के लिए मिलेगा। और कोई एक सेलर अगर अपन देखेंगे तो वो सेलर की वजह से उस मार्केट में किसी तरह का इफेक्ट अपन को देखने के लिए इस मोनोपोलिस्टिक में अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बायर्स आर बीइंग न्यूमरस इन मार्केट, बायर्स भी बहुत सारे लोग होने की वजह से कोई एक बायर, मतलब कोई एक व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति की वजह से वो मार्केट में किसी तरह का इफेक्ट अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर ये मोनोपोली में हमने बात किया, हमारा ये मोनोपोली के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपन को देखने के लिए मिलता है। तो न्यूमरस प्रोडक्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का फॉर्म है, उसका क्वालिटी है, उसका नेचर है, उसमें अपन को अलग अलग अपन को दिखाई देता है। तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट वेयर द पॉसिबिलिटी इज अ माइनर डिफरेंसेस
प्रोड्यूसर जो है उसी तरह का प्रोडक्ट तैयार करेंगे जहाँ पे एक छोटा सा फर्क होगा, छोटा छोटा डिफरेंसेस होगा। हम उसका साइज देख सकते हैं, उसका पैकेजिंग देख सकते हैं, या उसका फॉर्म देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, उसका फ्रेग्रेंसेस देख सकते हैं, उसका टेस्ट देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, उसका वेट, उसका क्वालिटी, इससे कई तरह की चीज़ों में अपन को ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में अपन को देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और दूसरी बार हम बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए फॉर्म, मतलब इस मोनोपोली कंपटीशन में कोई भी फॉर्म अंदर आ सकती है और कोई भी फॉर्म बाहर भी जा सकती है। देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन इन द एग्जिस्ट एंड एंट्री ऑफ द फॉर्म। ऐसा सिचुएशन अपन को देख सकते हैं जहाँ सपोज समझ लीजिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हमको देखने के लिए मिल रही है सपोज, तो इसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में कई तरह का फॉर्म्स जो है, कई तरह का सेलर्स जो है ये मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, और जैसे ही उनको लगेगा लॉस हो रहा है मेरे को, तो वापस वो लोग एग्जिस्ट हो सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखेंगे तो एंट्री एंड एग्जिस्ट दोनों भी अपन को ये मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर लॉन्ग पीरियड में देखते हैं तो एक स्टेबिलिटी अपन को देखने को मिलेगा, ये एंट्री और एग्जिस्ट जो है एक स्टॉप लेवल में अपन को देखने के लिए मिलेगा ये मार्केट के अंदर। लेकिन एंट्री एंड एग्जिस्ट इज ए फ्री when there is a supernormal profits or it may be a loss at the time of a traders are going to exit from the market। अगर दूसरी चीज हम बात करते हैं कंट्रोल द ओवर द प्राइस, जिसको हम लोग दूसरा वर्ड भी हम बोल सकते हैं सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये मार्केट के अंदर जो है जो भी बायर या जो भी सेलर्स रहेंगे दे आर कॉल्ड द सेलिंग कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी प्राइस वो लोग डिसाइड करते हैं उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर का जो मार्केट में जो भी लोग रहते हैं वो अपना प्रोडक्ट को वो लोग सेल करने के लिए उसका पैकिंग के अंदर हम लोग खर्च कर सकते हैं, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, मतलब प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए, और सेल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, होलसेलर रिटेलर ट्रेडर का जो प्रॉफिट्स होता है वो, शोरूम एक्सपेंसेस हो गया, स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंड फॉर सेल्स के जो पैसे वो लोग खर्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइजेस हो गया, गिफ्ट्स हो गया, मतलब ये बाय वन गेट वन फ्री हो गया, इसका जो भी एक्सपेंस होता है उसका हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये सेलिंग कॉस्ट एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, ये अपन को और कोई दूसरा मार्केट में अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे मोनोपोली हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, उस जगह पे अपन को ये सेलिंग कॉस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेलर्स क्या करते हैं, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, प्राइजेस वो लोग इंकरिंग करते हैं, और इसे कई तरह के रूप में लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने के जो भी पैसे वो लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, और सेलिंग कॉस्ट की वजह से अपन को वो लोग कंट्रोल ऑन द ओवर द प्राइजेस को वो लोग कंट्रोल करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं हेवी एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट, ये भी हमने बात किया। सेलिंग कॉस्ट इधर भी हमने बात किया, वो लोग एडवर्टाइजमेंट है, एक्सपेंडिचर से कई तरह की चीज़ों को वो लोग पैसा खर्च करके वो लोग सेलिंग कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। सेलिंग कॉस्ट की वजह से ही अपन को क्या होता है, प्राइजेस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइजेस डिसाइडेड होता है, प्राइसेस इनका हाथ में रहता है, प्राइस लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन, दिस स्मॉल डिफरेंस अब प्राइजेस हमने बात किया, मतलब हमने बात किया उनका साइज, उनका शेप, इसका कई तरह का डिफरेंसेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। देयर इज नो नियरली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, नियरली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उनको किसी तरह का हालत में इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन लुकिंग लाइक ए सिमिलर प्रोडक्ट आपको इधर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं ओलिगोपोली, ओलिगोपोली हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगोस, ओलिगोस के द्वारा ओलिगोपोली आई है। ओलिगोस मीन्स फ्यू, पोलैंड मीन्स सेलर, तो यह ओलिगो एंड पोलैंड ये दोनों के द्वारा उनको ओलिगोपोली वर्ड बना है, जिसका मतलब है फ्यू प्रोड्यूसर्स, वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स। ओलिगोपोली इंक्लूड द मार्केट हैविंग ए फ्यू प्रोड्यूसर्स एंड सेलर आइडेंटिकल एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ओलिगोपोली के अंदर कुछ ही प्रोड्यूसर्स रहेंगे और वो भी किस तरह का आइडेंटिकल एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो लोग तैयार करते हैं। और इसका डेफिनेशन में अगर हम लोग चले जाते हैं, प्रोफेसर स्टिगलर है, ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड्स इट्स पॉलिसी। ओलिगोपोली वो मार्केट है जहां पे वो लोग अपना पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, मतलब उनके साथ में जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके साथ में जो प्रोड्यूसर्स है, वो प्रोड्यूसर के हिसाब से सिमिलर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसलिए उनके हिसाब से इनका प्रोडक्ट का भी वो लोग पॉलिसीज चेंज करके उनके हिसाब से वो लोग तैयार कर सकते हैं। प्रोफेसर बाउमेल बोले थे ओलिगोपोली इज द मार्केट इन विच इवन स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर्स आर अफेक्ट द एनएफ टू। मतलब इन्होंने बोला अगर ओलिगोपोली में आप देखेंगे तो कोई एक सेलर, एक प्रोड्यूसर भी होगा
वो कुछ ही प्रोड्यूसर्स के अंदर एक प्रोड्यूसर जो है पूरा मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ये ओलिगोपोली का डेफिनेशन है। इसका हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, नन ऑफ विच कैन कीप द अदर फर्म हैविंग ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, ओलिगोपोली में बहुत कुछ ही फर्म्स रहेगा, बहुत कुछ ही प्रोड्यूसर्स रहेगा, वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स रहेगा, लेकिन कोई एक प्रोड्यूसर के द्वारा पूरा मार्केट को भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए बोला हर एक प्रोड्यूसर जो है इधर सिग्निफिकेंट है। द कंसेंट्रेशन ऑफ रेशियो मेजर्स द मार्केट शेयर ऑफ द लार्जेस्ट फर्म। मतलब कोई भी एक प्रोड्यूसर भी अगर हम देखेंगे तो उसका शेयर ऑफ द मार्केट जो है बहुत ज्यादा रहेगा। ये अपन को मोनोपोली में, डुओपोली में, टू फॉर्म्स में भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों मिक्स करके अपन को ये ओलिगोपोली बना हुआ है। ठीक है, इसका हम बात करते हैं ओलिगोपोली अपन को कहाँ देखने के लिए मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में, मीडिया इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, फार्मा सेक्टर्स में अंदर अपन को ओलिगोपोली ज्यादा से ज्यादा ये फार्म्स के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो ओलिगोपोली का लक्षण क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। फ्यू सेलर्स और न्यूमरस बायर्स। हम देखेंगे तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करते हैं फ्यू सेलर्स, मतलब बेचने वाला बहुत कम है इधर, फ्यू सेलर्स है। लेकिन फ्यू सेलर्स होने के बाद भी बायर्स जो है बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स है। तो इधर हम देखेंगे तो फॉर्म इज लिमिटेड, जो भी प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते मार्केट में वो बहुत कम है, लेकिन वो फॉर्म में जो भी लोग जाते हैं खरीदने के लिए वो बहुत ज्यादा होगा। अगर फार्म्स का हम संख्या की हम बात करते कितना लोग ये फार्म में काम करने वाले हैं, कितना तरह का प्रोड्यूसर्स है, तो कम से कम अपन को देखा जाए तो मोर देन 2 और लेस देन 20 के आसपास अपन को देखने को मिलेगा। मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, उसके आसपास का नंबर इस फार्म के अंदर काम करने वाले रहेंगे, इस फार्म के अंदर प्रोड्यूस करने वाले रहेंगे, इस फार्म में सेलर्स अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो ये मोनोपोली के ऊपर एक कंट्रोलिंग मार्केटिंग जैसा उनको दिखा देगा। लेकिन जो बायर्स अगर हम देखते हैं, देयर इज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल बायर इज नेग्लिजिबल, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई एक बायर की वजह से किसी तरह का इफेक्ट मार्केट पे अपन को देखने के लिए इस जगह पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करते इधर अपन को सिमिलर सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स, मतलब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपने देखा। ठीक है, देयर इज सेल ऑफ आइडेंटिकल एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में एक ही तरह का प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट्स अपन को देखने के लिए इधर मिलेगा। कंपटीशन में हर तरह का प्रोडक्ट जो है अपन को कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हर तरह का प्रोडक्ट अपन को इधर सिमिलर होने की वजह से हेवी कॉम्पिटिशन अपन को देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा है सेलिंग कॉस्ट, इधर भी अपन को देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग अपन को देखने के लिए मिलेगा। इस जगह पे भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से सेलिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अपन को डिसाइड कर सकती है। ये प्रोडक्ट की वजह से उसका प्राइस में भी अपन को डिसाइड कर सकते हैं। इधर भी अपन को देखने के लिए मिलेगा द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड, इसमें भी पैकिंग है, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है, सेल्स टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपेंसेस गिवन है होलसेल एंड रिटेलर्स है, शोरूम एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंड फॉर सेल्स है, प्राइजेस है, गिफ्ट है। जैसा मोनोपोलिस्टिक में बात किया, सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इधर भी अपन को ओलिगोपोली में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से सेलिंग कॉस्ट बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केट। ये मार्केट में अपन को सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में माना जाता है। और ये मार्केट में हम देखेंगे तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट का होने की वजह से हेवी कंपटीशन भी होता है, और हेवी कंपटीशन होने की वजह से लोग सेलिंग कॉस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, टेलीविजन, कार, टीवी, रेडियो, इस कई जगह पे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस, मतलब ये मार्केट के अंदर सेलर एंड प्रोड्यूसर जो है बहुत कम होने की वजह से सेलर कैन प्रोड्यूस कैन दस इजिली गेन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सेलर्स। और क्या पता है, इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से इधर जो है सेलर जो उस तरह का प्रोडक्ट को तैयार करेगा जो प्रोडक्ट के अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए, इजिली प्रॉफिट आए। और दूसरी बात है, ये मार्केट के अंदर जो है दूसरा सेलर क्या कर रहे हैं, दूसरे सेलर की प्रोडक्ट को किस तरह से वो सेल कर रहा है, किसका फार्मूला क्या है, वो किस तरह का वे में पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है, वो इजिली एक दूसरे को सेलर्स को पता चल जाता है, जिसका वजह से वो उन दूसरे सेलर से भी अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर को, और अच्छा पैकिंग करने के लिए, ये सब कई तरह की चीजों के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं। और अगर हम देखेंगे तो कैसा पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कार एक्सेट्रा, प्रोड्यूसर और सेलर्स, ये एग्जाम्पल है। टेलीविजन सेलर्स है, कार्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स है, इन लोग को मार्केट में अच्छा खासा उनको दूसरा प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं वो पता चल जाता है। इसलिए ये लोग भी उनका प्राइस, उनका क्वालिटी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट
बेस्ड ऑन बिहेवियर अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से वो लोग भी अपना प्रोडक्ट को डिपेंडेंट करते हैं। इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर इज नो डायरेक्टली डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है। ये प्रोडक्ट इसके अंदर जो भी ओलिगोपोली में तैयार किया जाता है वो प्रोडक्ट सामने वाला कॉम्पिटिटर के बेस पे ये लोग भी अपना हिसाब से डिसाइड करके उसका प्रति वो लोग हर तरह का इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को प्राइस को ये लोग डिसाइड करते हैं। इसका और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइस स्टिकनेस हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं किंक डिमांड। अगर ये हम देखा जाए तो द नंबर ऑफ फॉर्म्स इज लेस, दे आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर। हमने बात किया था ये ओलिगोपोली में फॉर्म जो है बहुत कम रहता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इंटरडिपेंडेंस अभी हमने बात किया था। इफ वन फॉर्म डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड due to compete with cheaper price of the product there is a more demand of the product in the market of that particular firm as compared to the other firms। मतलब अगर एक फॉर्म ने अगर अपना प्राइसेस कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली चीपर प्राइस होने की वजह से क्या होता है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही बताती है इफ प्राइसेस विल बी गोइंग टू डिक्रीज डिमांड विल बी गोइंग टू इंक्रीज। ये हमने देखा है, ठीक है। अगर प्राइस ब्लू कर्व में हम प्राइसेस देख सकते हैं जो इसका थोड़ा बहुत किंक हो गया, किंक मतलब पहला इधर इस जगह पे था प्राइजेस और ये आके थोड़ा सा नीचे आके हमको इस जगह पे आ गया, प्राइस डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका डिमांड क्या हो गया, पहला यहाँ पे इसका डिमांड था इस जगह पे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया किंक हो गया, मतलब ज्यादा डिमांड इसको अपन को देखने के लिए मिलता है। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अदर फॉर्म्स, मतलब दूसरा फॉर्म का डिमांड डिक्रीज होने की वजह से या हमारा डिमांड क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाता है। इफ द कॉम्पिटिटिव फॉर्म डू नॉट विश दिस सिचुएशन देन दे आल्सो शुड डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट टू स्टे इन द कंपटीशन। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस तरह का सिचुएशन मतलब जो कॉम्पिटिटिव रहता है उसका प्राइस कम होने की वजह से उसका डिमांड जब बढ़ जाता है, अगर इस तरह का सिचुएशन अगर उसको नहीं होना है तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग भी अपना प्राइस को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं मोबाइल फोन से। आजकल मोबाइल का जो पैकेजेस आता है, एक रिलायंस ने अगर अपना पैकेज कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली आइडिया एयरटेल ये सब भी अपना पैकेज को कम कर देते हैं। तो इस तरह का वजह से अपन को किंक डिमांड अपन को देखने के लिए मिलेगा ये मार्केट्स के अंदर। ओके।